कोई हम पॉलिसी बनाएंगे, हमको किसी वर्ग के बारे में अगर हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं होगा, आंकड़ा नहीं होगा, तो हम ये कैसे एलोकेट करेंगे कि ओबीसी 52% है तो उसको हम कितने एजुकेशन के लिए कितना फंड देना है, कितने उसमें भूमिहीन है, कितने सरकारी नौकरियों में है, किसके पास घर है, किसके पास घर नहीं है, कौन जो है रोड पे सो रहा है, कौन जो है सड़क पे सो रहा है, कौन मजदूरी कर रहा है, कौन अपने कार्यों में लगा, ये सब की जानकारी हमको इकट्ठा हो, इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अक्षय कुमार। मैं हूं अक्षय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेव राइट्स पे। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ कुछ युवा हैं, बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस समय देश में एक अहम मुद्दा है और ये चर्चा का विषय है, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़े, इसका समाधान क्या है, समस्याएं क्या हैं, इस पे चर्चा करना अहम हो जाता है। क्योंकि कोई भी प्रगतिशील या प्रगतिवादी राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी समस्याओं पर और अच्छाइयों पर, दोनों पर बात होगी और चर्चा होगी। तो इस समय देश में जो सबसे अहम मुद्दा है वो जातीय जनगणना है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा से लेकर और चाहे बिहार हो या तमिलनाडु हो या छत्तीसगढ़ हो, सभी प्रदेशों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है। और ख़ासकर अगर बिहार में देखा जाए तो जातीय जनगणना कराई भी जा रही है। तो इसीलिए हमने सोचा जातीय जनगणना होनी क्यों चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पे एक चर्चा का विषय था, इसलिए हमने बात करना उचित समझा। और हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार जी हैं और इनसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि यूनिवर्सिटी एलयू के कैंपस में आप हैं, यहाँ से मैं आपको यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो देश में सबसे अहम मुद्दा है जातीय जनगणना, ये मांग हो रहा है खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की, या उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर तमाम सामाजिक संगठन और तमाम राजनीतिक पार्टियाँ इसकी मांग कर रही हैं। जो भी प्रगतिवादी सोच के लोग हैं, प्रगतिशील सोच के लोग हैं, वो इसका मांग कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि जातीय जनगणना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों कराना चाहिए सरकार को? सबसे पहले तो मेरा नाम रवि है और आपने जो ये मुद्दा अभी चर्चा में लाया और उसके बारे में हमसे सवाल पूछ रही है, ये दरअसल एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा, ये कोई छोटा मुद्दा, किसी राज्य का, किसी ज़िले का मुद्दा नहीं है। क्योंकि जातिगत गणना, जब कोई एक देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और देश के भारत की सामाजिक स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में आर्टिकल 340, 341, 342 में ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ये मुद्दा जातिगत जनगणना सिर्फ जनगणना का विषय नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का विषय है। इसलिए अभी तक देश में जो सबसे बड़ा समुदाय है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, जिसको संविधान में क्लासिफाई किया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रहे हैं, स्वाभिमान से वंचित रहे हैं, आर्थिक खेतीबाड़ी से वंचित रहे हैं, हर तरीके की सुविधाओं से देश की सामाजिक जो है पृष्ठभूमि इसी प्रकार थी। तो इसमें जो है 3 वर्ग जो बनाए गए, एससी बनाया गया, एसटी बनाया गया, ओबीसी बनाया गया। एससी एसटी की गणना हर 10 वर्ष में होती है। जो ओबीसी की गणना है 1931 के बाद से अभी तक नहीं हुई। जनगणना का मेन उद्देश्य ये है कि जो आज जो चर्चा चल रही है, इसके पहले भी 2011 में जो है इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, चर्चा हुई, सदन भी बन रहा। जनगणना के मेन मुद्दा ये है कि जब कोई भी सरकार इस देश के लोगों को अधिकार देना चाहती है, जब इस देश का 1931 के जनगणना के अनुसार 52% आबादी देश की बताई गई, क्या जो 1931 में आबादी थी आज भी वही आबादी ओबीसी की है? और दूसरी भी बात यह है, कोई हम पॉलिसी बनाएंगे, हमको किसी वर्ग के बारे में अगर हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं होगा, आंकड़ा नहीं होगा, तो हम ये कैसे एलोकेट करेंगे कि ओबीसी 52% है तो उसको हम कितने एजुकेशन के लिए कितना फंड देना है, कितने उसमें भूमिहीन है, कितने सरकारी नौकरियों में है, किसके पास घर है, किसके पास घर नहीं है, कौन जो है रोड पे सो रहा है, कौन जो है सड़क पे सो रहा है, कौन मजदूरी कर रहा है, कौन अपने कार्यों में लगा, ये सब की जानकारी हमको इकट्ठा हो, इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि गरीबी के आधार पे गणना कर लिया। सवाल गरीबी नहीं है, गरीबी का कारण भी जातिवाद है। क्योंकि जो जितना आपने जातिवाद शब्द कहा, तो क्या जातीय जनगणना कराने से जातिवाद नहीं बढ़ेगा? नहीं,
जातीय जनगणना कराने से जातिवाद कैसे नहीं? आपका सवाल ये और तमाम लोग इस पे भ्रम फैलाया जाता है। एससी एससी की जनगणना होती है, उससे तो जातिवाद नहीं फैल गया। देश में धर्म के नाम पे जनगणना होती है, धर्मवाद नहीं फैल गया। क्षेत्र के नाम पे जनगणना होती है, क्षेत्रवाद नहीं फैल गया। भाषा के नाम पे जनगणना होती है, भाषावाद नहीं फैल गया है। तो सवाल ये जो भ्रमित करने का बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्या अगर ओबीसी की जातिवार जनगणना हो जाएगी और वो अपने अधिकार के लिए मांग करेगा तो क्या वो जाति से ओबीसी से ब्राह्मण थोड़ी ना हो जाएगा? रहेगा तो ओबीसी ही। जो संविधान ने तमाम जातियों की जो अनुसूचियाँ बनाई है, उसके आधार पर जो जिस हिसाब से पिछड़ा हुआ था उसको उस हिसाब से क्लासीफाई किया गया। उसका मेन आधार यही है। जो आज देश के 78 साल हो गए हैं आज़ादी के। आज आप सोचिए कि देश के सरकार के पास आंकड़ा है कितनी गाय दूध, कितनी जो है पालतू जानवर है, कितने फालतू जानवर है, कितनी सींग वाली गाय है, कितनी बिना सींग वाली गाय है, कितनी दूध देने वाली गाय है, कितनी बिना दूध देने वाली गाय। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन ओबीसी कितना है इसकी जानकारी नहीं है। वही बात मैं पिछड़े वर्ग के कई साथियों से कहता हूँ, बताओ तुम्हारी दुर्दशा कितनी ख़राब है। हिजड़ों की गिनती होती है लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। तो उसमें ये कहा जाता है कि खासकर अगर प्रमुख जातियों की बात की जाए तो यादव हुए, कुर्मी हुए, मौर्य हुए, ये लोग सारे जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका भी हिस्सा खा रहे हैं। तो इसमें क्या जातीय जनगणना से कराने से इस पर कोई सकारात्मक पक्ष आएगा इस पर? देखिए, मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डाटा देना चाहता हूँ। जो आप ये सवाल कह रहे हैं कि जैसे उत्तर भारत में ओबीसी में यादव जातियाँ और कुर्मी जातियाँ और कुछ ऐसी जातियाँ जो संपन्नता के आधार पर उपलब्ध है। दूसरी चीज़ यह है कि 1952 में जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू हुई, उसके बाद से कुछ जातियां जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी जिनके पास खेतीबाड़ी की व्यवस्था थी। और दूसरी चीज़ ये है कि ओबीसी में भी बहुत सी जातियां ऐसे हैं जिनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का, यहाँ तक इतना है कि वो अपने बच्चों को मूलभूत शिक्षा भी नहीं दे पा रहे। अगर समान शिक्षा लागू होती, जैसे जो मानना था कि बाबा साहब अम्बेडकर का कि रिक्शे वाले का बेटा और डीएम का बेटा भी एक ही क्लासरूम में एक ही बेंच पर बैठेगा, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती है। जो मेरा ये जो आपका कहना है कि उन्होंने सबका हिस्सा खा लिया, मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्रेटेरिएट में 89 पोस्ट है, जिसमें SC 1, ST 3 और OBC 0। ठीक, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटेरिएट में 93 पोस्ट हैं, जिसमें SC 6 हैं, ST जो है 5 हैं और ग्रेट OBC 56 इंच वाले OBC 0। ठीक, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी की 275 पोस्ट हैं, जिसमें SC 13, ST जो है 9 और जो OBC 19। तो टोटल ये जो फर्स्ट क्लास की जो सर्वोच्च पोस्ट होती हैं, टोटल सीट है 475, जिसमें SC की हिस्सेदारी कितनी है 20, ST की कितनी है 17, OBC की कितनी है 19। टोटल कितना 56, जो 85% समुदाय है उसकी फर्स्ट क्लास में रिप्रेजेंटेशन कितना है 56। और दूसरी चीज़, अगर ये कह रहे हैं कि OBC में यादव लोग, कुर्मी लोग या और जो है प्रभावशाली जातियां आगे आ गई, तो ये गलत है। 27% रिजर्वेशन है, आज तक के 30-35 साल हो गए, 27% फुल नहीं हुआ है। जो 4% 5% उनकी हिस्सेदारी फर्स्ट क्लास से लेकर फोर्थ क्लास की उसमें है, उसमें लगभग सभी हैं। अगर यही सारा हिस्सा खाए होते 27 के 27% वो भी यादव कुर्मी की हो जाती। जो लोग ये कहते हैं उनसे मेरा ये सवाल है, उनके पास कौन सा ऐसा डाटा है कि यादवों ने खा लिया, कुर्मियों ने खा लिया? ये जो है RSS की, बीजेपी की जो ब्राह्मणवादी शक्तियाँ हैं वो भ्रम फैलाती। वो RSS वाले कैडर लेंगे गांव में, मौर्या के यहाँ कैडर लेंगे, कह रहे हैं देख रहे हो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हो गए, सारे यादवों को भर दिया। उसके बाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना रही हैं, देख रहे हो, जो सारे यादवों को भर दिया। फिर कुर्मियों के यहाँ जाएंगे, कहेंगे देख रहे हो मुलायम सिंह यादव ने सारे यादवों को भर दिया। फिर जो है राजभर के यहाँ जाएंगे, देख रहे हो उधर बीजेपी वालों ने केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह और जो है पल्लवी अनुप्रिया पटेल को जो है सब सारे यादव उसको जो है OBC में कुर्मियों को यादव को दिए। तुम्हारा हिस्सा कहाँ जा रहा है? तो ऐसे उसी में किसी एक को नेता बनाएंगे, दो को नेता बनाएंगे, तो उसको क्या प्रमोट करेंगे? जाति का नेता। जैसे ओम प्रकाश राजभर की क्या पहचान है? राजभरों का नेता। डॉक्टर संजय निषाद की क्या पहचान है? निषादों का नेता। यहाँ तक कि जो है जो अनुप्रिया पटेल जी, उनकी क्या पहचान है? कुर्मियों के नेता। तो बीजेपी वाले, RSS वाले, कांग्रेस वाले ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये OBC के लीडरों की भी कमियां हैं, वो जाति का नेता प्रमोट होता है। अगर उनको पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी की बात करनी है, अगर उनको OBC की बात करनी है, जनगणना की बात, तो उन्हें जाति का नेता ना बन करके जो समाज का नेता बनेंगे। अगर OBC नेता OBC की बात करेगा तो OBC का नेता कौन होगा? OBC में कोई भी होगा। SC समाज अगर अपने आप को SC में धोबी हैं, चमार हैं, पासी हैं, वाल्मीकि, ये लोग अपनी जाति का नेता ना बन के
एससी का नेता बनेंगे उसमें नेता एससी बनेगा। ये लोग सब छोड़कर जाति का नेता बन जाते हैं। बीजेपी वाले जो है बांटो और राज करो। बांटो और राज करो में कामयाब हो जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो हिंदू हिंदू नाम का लॉलीपॉप दिखा के उसमें सारी मलाई खा जाते हैं। बताएं ना, मंडल कमीशन के जो है रोकने के लिए कमंडल का आंदोलन चलाया गया। एक तरफ पिछड़े वर्ग के नेता लालू प्रसाद यादव, श्री माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर कांसी राम साहब जी, शरद यादव जी, इन सब लोगों ने मंडल के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तब जाके जो है मंडल कमीशन लागू हुआ और उसको रोकने के लिए कमंडल का आंदोलन चलाया गया। पिछड़े वर्ग के नेताओं को काउंटर करने के लिए पिछड़े वर्ग के नेताओं को ही आगे लाया गया, जैसे उमा भारती हो गए, पनवीर तोगड़िया हो गए, कल्याण सिंह हो गए। इन सबको पिछड़ों का चेहरा बना के पिछड़ों की हिस्सेदारी खाई गई। लेकिन जब वही मंदिर का मूवमेंट बदल गया, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी खत्म हो गई, आज राम मंदिर बना, ट्रस्ट बना, चलिए और दूसरे ओबीसी अच्छे वाले हिंदू नहीं थे, लेकिन विनय कटियार तो अच्छे वाले हिंदू थे, उमा भारती अच्छी वाली हिंदू थी, कल्याण सिंह का निधन हो गया, वो तो अच्छे वाले हिंदू थे, उनको क्यों नहीं हिस्सेदारी दी गई। तो ये सब जेन्युइन मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये, समाज में बदलाव आया है। और मेरा एक सुझाव और भी कि जो बैकवर्ड सोसाइटी है, मैं एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी की बात करें, उसमें एक ओबीसी जो है, ओबीसी वर्ग का राष्ट्रव्यापी कोई संगठन नहीं है, उनका कोई एक यूनाइट प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए उनका जो है नुकसान का और भी जो है कारण यही है। लेकिन आप लोग जागरूक हो रहे हैं, कुछ संगठन बने हैं, जैसे खासकर मंडल आर्मी हुआ, ओबीसी महासभा हुआ, तमाम ये संगठन बनाए गए हैं और लोग संगठित होने का एक प्रयास कर रहे हैं कि लोग एक मंच पे आएँ। तो ये संगठित होने का प्रयास जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ जनगणना का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कितने मिश्रा जी, कितने चौबे जी, कितने द्विवेदी जी, कितने त्रिवेदी जी फर्जी ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर रहे हैं। आज तक जो है देश के इतने साल हो गए हैं, मैंने वही एक पिछली बार अभी कुछ समय पहले भी कहा कि जनगणना का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिस्सेदारी का मामला है। आप चले जाइए, आप एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाइए, देखिए यादवों की बस्ती होगी, दूसरा गांव छोड़ के तीसरे में जाइए, देखिए कुर्मियों की बस्ती होगी, तीसरा गांव छोड़ के चौथे में, ओबीसी की विभिन्न जातियों के गांव बसे हैं। आप उससे, मैं 52% नहीं, 52% से बहुत ज़्यादा आबादी ये देश का मुद्दा है, क्योंकि राज्य की सूची अलग होती है, स्टेट की सूची अलग होती है। और इतना ही नहीं कि ये सिर्फ पिछड़े वर्ग का ही मुद्दा नहीं है, इसमें एससी एसटी का भी पिछले 1.5 सालों से नुकसान हो रहा है। आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूँगा। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की पॉपुलेशन 16.6 है, एसटी की 8.6 है। इसके पहले इनकी 12 थी। इनको जो रिजर्वेशन मिला है वो जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का है। देश जब आज़ाद हुआ तो एससी की आबादी 12% थी, उनको रिजर्वेशन कितना मिलता था? 12% मिलता था। और जो है 1971 में ये बढ़कर आबादी भी बढ़ी तो रिजर्वेशन भी बढ़ के 15% हो गया। 1971 से 21 के बीच में आज तक की 15% ही जाती है, जबकि 1.5% एससी एसटी की जनसंख्या बढ़ गई है। अब आप कहेंगे कि 1.5% से क्या बनने बिगड़ने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट की 50 लाख नौकरियाँ हैं, 50 लाख में अगर 2% नौकरियाँ एससी एसटी को मिलती हैं तो 50,000 नौकरियाँ उनके घरों में आएगी। ये इसका मुद्दा है। ये बात, किसी बात पे चर्चा नहीं हो रही। ये आपने बड़ी बात कही। और कुछ युवा साथी हैं, इनसे मैं इनका राय ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विराट शेखर है। इन्होंने, जैसा रवि जी ने बताया कि ये जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा है और ये आज इसकी मांग हो रही है, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, कांग्रेस सरकार भी नहीं कराई, मांग होता रहा। और आज भी ये मांग हो रही है कि कास्ट सेंसस हो, क्योंकि जातीय जनगणना होने जा रहा है। तो कभी 1931 में जातीय जनगणना हुई थी और फिर से अब मांग हो रहा है, जो होने जा रहा है उसको जातीय जनगणना करवा के डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत की सरकार है और बैकवर्डों के नाम पर ही बीजेपी सरकार बनाई है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं बैकवर्ड हूँ, बैकवर्ड 60% है, इसलिए उन्होंने अपने आप को पिछड़ा वर्ग से बताया, ताल्लुक बताया कि मैं रखता हूँ। और भारी बहुमत मिला, बीजेपी 2 बार केंद्र में सरकार बनी। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवा रही, इससे भाग क्यों रही है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एक किसी ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ये सबसे बड़ा फैक्ट दिखता है कि जो अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो इन लोग को मतलब एक साक्षात डाटा मिल जाएगा कि किनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उसके हिसाब से उनको नौकरियों में लेना पड़ेगा। उनके जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन नहीं है किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई कैसे रोड पे अपनी जीवन बिता रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उजागर हो जाएंगी और
इस चीज़ों को जो है कि फुलफ़िल करने के लिए इनको आगे आना पड़ जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं इसलिए ये लोग जो है कि जनगणना जो है नहीं कराना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बिहार में जातीय जनगणना हो भी रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि 10% सवर्ण समाज को आरक्षण दिया गया, उसकी कोई गणना नहीं कराई गई, कोई डेटा नहीं है। लेकिन जो ओबीसी समाज हो या SC ST हो, जिस तरीके से आज बैकडोर से नौकरियों में लिया जा रहा है, लगातार देश की सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, तो निजीकरण में जातीय जनगणना होने से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, तो उसमें आरक्षण नहीं लागू होगा, उसमें OBC SC ST का क्या नुकसान है, इस पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल, जब ये पूरी चीज़ें प्राइवेट कर देंगे तो उसमें ना आपको आरक्षण मिलेगा, ना आपको समय से आपको सैलरी मिलेगी, काफ़ी तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद ये लोग एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं, सरकारी कुछ चीज़ है ही नहीं, तो मैं जो नौकरी कहाँ से दूँ? सबसे बड़ी समस्याएँ यही चीज़ें हैं, ये किसी को नौकरी देना नहीं चाह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और रही बात ये 10% जो आरक्षण मिला है, ये तो कि पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा मानना यही है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। अगर देना ही है तो इसका पूरे अच्छे से डाटा निकालिए, जातीय जनगणना कराइए सबकी। जो जिसको 100 में 90 शोषित हाँ, है, 90 भाग हमारा है, भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जी, ये नारा भी दिया गया था, जो हाँ। जितनी संख्या में हो उसको उस हिसाब से उसको न्याय मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं हमेशा अभी भी सपोर्ट करूंगा कि जातीय जनगणना कराई जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको आगे की जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको दी जाए। धन्यवाद। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता रवि जी से और विराट सीकर जी से हमने कास्ट सेंसस पे चर्चा किया और आरक्षण जैसे विषय पर और आगे भी चर्चा होती रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आगे इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा कर सकूं आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।